We all know that like charges repel each other and unlike charges attract each other. तो अगर यही बात हम एक सन में देखें या एक स्टार में देखें, उसमें दो प्रोटॉन्स फ्यूज होते हैं एंड हायर एलिमेंट्स बनते जाते हैं. बट एक बात है, दो प्रोटॉन्स फ्यूज कैसे कर सकते हैं? क्लासिकली इट इज फॉरबिडन कि भाई दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को. बट यहाँ पर तो फ्यूज हो रहे हैं भाई, यहाँ पे कुछ तो है. मतलब एक चीज हो सकती है कि जो थर्मल एनर्जी हमारे प्रोटॉन्स की वो बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई अंदर से उनके, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण की जो थर्मल एनर्जी है प्रोटॉन्स की वो बहुत ज़्यादा होगी. हाँ, उस सिनेरियो में ये जो दो प्रोटॉन्स है वो फ्यूज कर सकते हैं एंड दे कैन फॉर्म न्यू एलिमेंट. बट जो वो तादाद है प्रोटॉन्स की वो बहुत कम है. हर प्रोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं हो सकती कि वो कूलम्बिक पोटेंशियल को ओवरकम कर सके. कूलम्बिक पोटेंशियल मतलब कि देखो ना, ये जो हमारे जो दो प्रोटॉन्स हैं वो पास आएंगे, है ना, तो उनको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो एक पोटेंशियल आ गया, मतलब एक तरह का. उसको ओवरकम करने के लिए उसके जितनी उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए ना, कम से कम उसके जितनी तो होनी चाहिए, उतनी उनके जितनी भी एनर्जी अवेलेबल नहीं है हमारे प्रोटॉन्स के पास. कुछ एक आध के पास होगी बट सबके पास तो नहीं है. बट हमारा उस हिसाब से हमारा सन होना ही नहीं चाहिए, है ना, बट फिर भी सन जल रहा है, इतने स्टार्स हैं गैलेक्सीज में चल रहे हैं. तो यहाँ पर क्लासिकली हम चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यानी कि यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स ही आएगी जो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकेगी. एंड क्वांटम फिजिक्स का एक फिनोमेना दैट इज क्वांटम टनलिंग ही हो रहा है यहाँ पर. अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे सपोज एक दीवार है एंड दीवार पे मैं बॉल मारता हूँ जोर के. दो चीज़ें होती है, या तो इस दीवार को तोड़ के बॉल यहाँ पर आ जाए, ये बॉल वापस आ जाएगी यहाँ पे. क्या ऐसा हो सकता है इस दीवार को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना तोड़े ये बॉल यहाँ पर आ सकती है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. बट क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल है. ये क्लासिकली फॉरबिडन है, बट क्वांटम मैकेनिक्स से इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, बट वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम. इसलिए हम उसको अपना डेली लाइफ में नहीं देख सकते. अगर मैं बॉल को मारता हूँ बॉल वापस ही मेरे पास आएगी. ओके, तो आज इस वीडियो में मैं क्वांटम टनलिंग को एक्सप्लेन करूँगा, ओके, समझाने की कोशिश करूँगा. एंड डेफिनेटली उसकी डेरिवेशन मैं नहीं करूँगा, हाँ, बट हाँ, कुछ कुछ जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं जिनके बिना मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्चुअली में, उनको तो मेरे को यूज़ करना ही पड़ेगा. जो इसके बिना, इसके पीछे जो मैथ्स है ना, उसके बिना भी आप समझ सकते हो इस चीज़ को, क्वांटम टनलिंग को. ओके ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस पोटेंशियल बैरियर. मैं एक क्लासिकल एग्जांपल लेता हूँ. सपोज मेरे पास दो वेज हैं, एक वेज ये, इसकी हाइट h है और स्मॉल h है. क्लियरली यू कैन सी दिस h इज ग्रेटर देन दिस h. अच्छा, मैं यहाँ से यार एक ब्लॉक है यहाँ से रिलीज करता हूँ, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, इसके पास mgh है ना, mgh थी यहाँ पे, इसके पास इनिशियल एनर्जी mgh थी, यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हाफ एम वी स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे क्या, वो स्मूथ है सब कुछ, ठीक है ना, एंड फिर ये ऊपर चढ़ेगा. ये ऊपर इतना ही आएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये एनर्जी को ओवरकम करने के लिए इसके पास इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, वो तो है नहीं इसके पास. तो डेफिनेटली यहाँ पर तो इसको क्रॉस तो कर नहीं सकता इस वेज को, इसको कुछ यहाँ पे आएगा फिर नीचे गिर जाएगा. अच्छा, अगर इसको उल्टा सिनेरियो लेता हूँ मैं, अब इस ब्लॉक को मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ यार. अच्छा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये तो इसको क्रॉस कर जाएगा. अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी भाई, इनिशियल एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तभी ये इस बैरियर को या इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर सकता है ना. अगर सपोज ये ब्लॉक हमारे यहाँ पे, मैंने इसको कुछ इम्पल्स दे दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, है ना, इसको एनर्जी दे दी, तो इसको क्रॉस कर सकता है इस बैरियर को, ये mgh वाला जो भाई है. अगर इससे एनर्जी कम होगी तो नहीं कर सकता. ओके, तो मैं एक पोटेंशियल बैरियर लेता हूँ. दिस पोटेंशियल बैरियर कैन बी फिजिकल, है ना, या एनर्जी की फॉर्म हो सकता है. सपोज एक बॉल है, बॉल को मैं यहाँ पे गिरता हूँ, ये बॉल के लिए वॉल क्या है, इस बॉल के लिए वॉल एक पोटेंशियल बैरियर ही है, या फिजिकल बैरियर है. ओके, तो सपोज मेरे पास बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, या एक अकेला इंडिविजुअल पार्टिकल मान लेते हैं, इसका मास m है.
या एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, आपकी जो मर्जी है, उनकी एनर्जी जो है वो E है, एंड दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल दैट इज V0। अब आपको पता है अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है भाई तो वो उसको ओवरकम कर लेगी, वो उससे पार चले जाएगी। ओके, नाउ दिस इज द पोटेंशियल फंक्शन। ओके, नाउ फॉर x less than 0 the value of this potential is 0, and for x greater than 0, sorry, greater than a its value is 0, and for x greater than 0 less than a its value is V0, constant value एक। okay, the incident energy could be in the form of a spatially isolated wave packet or a continuous time independent stream of monoenergetic particles। ठीक है जी, तो हमारे पास पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक पार्टिकल मान रहे हैं वो आ रहा है, वो एक पोटेंशियल को इनकाउंटर करता है, बैरियर पोटेंशियल को इनकाउंटर करता है। ठीक है, अब हम क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। क्वांटम मैकेनिकली द बिहेवियर कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर ऑल द 3 रीजन्स। अच्छा, अब सपोज जैसे हम क्लासिकली चीज़ें पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पास न्यूटन्स की जो इक्वेशन है दैट इज F इक्वल्स टू ma या F इक्वल्स टू md, F इक्वल्स टू dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उसको सॉल्व करके हमारे पास x निकलता है। सपोज जैसे हमारे पास होता है ना एक स्प्रिंग मास सिस्टम ना, ये ऑसिलेट करेगा, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर, उसको सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आता है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अभी x है ना, अब इस x की मदद से ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है ना पार्टिकल की मीन पोजीशन से। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हो किसी भी समय में, है ना। आप एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप x निकालते हो जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वी हैव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सिमिलरली जैसे न्यूटन की जो सेकंड ऑर्डर ओडी होती है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन आएगा दैट इज नोन एज साई। बट साई क्या है, हमारे पास एक्स आ रहा है, उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। नाउ व्हाट इज दिस साई, दिस साई इज नोन एज वेव फंक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस वेव फंक्शन, नाउ इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ quantum mechanical system. By using it we can get any meaningful information about the system. ओके, तो साई क्या है, उसका डेफिनेटली एक मैथमेटिकल क्वांटिटी, उसका आप ऐसे सिग्निफिकेंस से देख सकते कुछ, वो प्योरली मैथमेटिकल क्वांटिटी है। बट उसकी मदद से हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, अब अच्छा एक चीज़ आपको समझ आ गई कि वेव फंक्शन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है क्यूएम में। अच्छा, थोड़ा और नीचे जाते हैं, अब पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअली हम पार्टिकल को पार्टिकल के नज़रिए से देखते नहीं, हम उसको एक वेव के नज़रिए से देखते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वेव्स दैट इज नोन एज वेव पैकेट। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव पैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एवरी वेव इज एसोसिएटेड विद द क्वांटिटी विच वेरीज विद स्पेस एंड टाइम, यानी कि समय और जगह के साथ साथ एक चीज़ वेरी कर रही है, वो क्या है, वेव फंक्शन। योर साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज टी। एक्स में क्यों रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैं अभी एक्स कोऑर्डिनेट में बात करूँ, वहाँ पे अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो ये आर आएगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर। लाइक सिमिलरली जैसे हमारे पास वेव पैकेट में, अच्छा वेव पैकेट है, अच्छा वेव पैकेट में क्या चीज़ ऑसिलेट कर रही है, जैसे हमारे पास यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये ऑसिलेट करती है ना, साउंड वेव उसमें प्रेशर वेरी कर रहा है। बट इसमें क्या चीज़ वेरी कर रही है, इसमें वेरी कर रही है वेव फंक्शन। ओके, इन वेव पैकेट अ वेव फंक्शन वेरीज पीरियोडिकली। तो हमारे पास 3 रीजन है यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ओके, अब तीनों रीजन में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएंगे, तीनों रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग वेव फंक्शन आएगा। वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन तो बस एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो वेरी करती है किसमें, वेव पैकेट में, है ना। वेव पैकेट, इन अ वेव पैकेट क्या चीज़ वेरी करती है, वेव फंक्शन वेरी करता है। एंड वेव पैकेट क्या है, हमने पार्टिकल को एक वेव की फॉर्म में, वेव पैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके ओके, तो पहले रीजन 1 के लिए हम श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन लगाते हैं।
श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट भी होती है एक इक्वेशन जिसमें टाइम होता है इक्वेशन में, बट इसमें नहीं है, तो ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लगाई, श्रोडिंगर की इक्वेशन, वेव इक्वेशन लगाई मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे साई वन रिप्रेजेंट करा है जो कि हमारा वेव फंक्शन है इन रीजन वन, एंड यहाँ पर दिस क्वांटिटी दिस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर, दिस इज नोन एज k1 स्क्वायर। तो हमारे पास साई वन आ गया। इसको सॉल्व करोगे डेफिनेटली, इसकी वैल्यू से भी लिखी, बट जैसे आप इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स से पीछे तो आपके पास साई वन की वैल्यू आएगी ए नॉट ई रेस्ट पर आयोटा k1x प्लस ए इंटू ई रेस्ट पर माइनस आयोटा k1x। एंड फॉर रीजन टू वी कैन सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन सिमिलरली है। यहाँ पे साई टू है जो वेव फंक्शन है, और यहाँ पे k2 स्क्वायर आएगा, दिस k2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m v नॉट माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास साई टू की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, रीजन 3 के लिए भी लगा लेते हैं। अब रीजन 3 के लिए ये वही रीजन वाला आ जाएगा k1, सो दिस साई 3x विल बी इक्वल्स टू d इंटू ई रेस्ट पर आयोटा k1x। अब आपके पास वेव फंक्शन की वैल्यू होगी पहले, दूसरे और तीसरे रीजन के लिए। वेव फंक्शन तो कोई है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, इफ यू मल्टीप्लाई साई विद इट्स कॉन्जुगेट, psi multiplied by psi star, it will be equals to psi square, and this quantity is real. Psi can be complex, but psi into psi conjugate psi star will be equals to psi square, and ये real quantity होती है, and इस quantity का मतलब होता है probability density। ठीक है, इसका मतलब होता है probability density। मैं इसके और डीप में नहीं जा रहा, probability density फिर probability निकालते हैं इसके साथ, है ना, सॉल्व करके, बट मोटा मोटा बताया तो probability बता रहा। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये रीजन है, ये रहा हमारे पास v यानी कि पोटेंशियल ऑफ x, यानी कि v नॉट था, यहाँ पे एनर्जी इसकी e थी, और ये x है, x कोऑर्डिनेट। अब ये जो है a नॉट ई रेस्ट पर आयोटा k1x, ये रही वेव जो इंसिडेंट हो रही है, देखना ध्यान से, ये है माइनस आयोटा k1x, माइनस है यानी कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें आगे हम b इंटू ई रेस्ट पर आयोटा k2x, ये वेव जो इधर जा रही है, एंड जो ये वाली वेव है c इंटू ई रेस्ट पर माइनस आयोटा k2x, इनकी जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है इस बाउंड्री से, ये वेव है जो ट्रांसमिट होगी भाई, निकल गई। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस ए नॉट ए बी डी, ये सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, इनकी भी डेरिवेशन होती है, वो मैंने करी नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं है इसमें। ओके, नाउ व्हाट इज दिस ए नॉट, ए नॉट मतलब बताता हूँ आपको कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन द बैरियर आर प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द बैरियर आर प्रोपोर्शनल टू ए। एक बात देख रहे हो आप, ये साई है ना, ये साई था, साई क्या था, साई वन क्या था, ए नॉट ई रेस्ट पर आयोटा k1x प्लस ए इंटू ई रेस्ट पर माइनस आयोटा k1x, इन दोनों का एडिशन साई वन था, इन दोनों का एडिशन साई टू था, ये साई थ्री हमारा। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट आर प्रोपोर्शनल टू दिस ए, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बात तो क्लासिकली हमने देखा जाए, मेरे पास एनर्जी अगर ज़्यादा है, अगर इसको मैं थोड़ा समझूँ लेमन लैंग्वेज में, ये रहा भाई मेरे पास एक बैरियर एच, मेरे पास बॉल है, ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे किया, इसके पास कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, एंड विच इज़ ग्रेटर देन दिस mgh, तो डेफिनेटली भाई ऊपर पार कर जाए। ये कह रहे हैं कि ये वापस आ रहा है, एनर्जी ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। द कॉन्स्टेंट ए नॉट सी बी डी जो है, ये कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन लगा के आप निकाल सकते हो कि साई जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है ना, वो डी साई बाई डी एक्स करके उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वेव फंक्शन की, वहाँ से आप निकाल सकते हो ये सारे कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज गिवन बाय दिस डी स्क्वायर बाय ए नॉट स्क्वायर। डी आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होगा जो निकल चुके हैं, और ए नॉट है जो इंसिडेंट है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर करके इनका रेशियो हो गया, आपके पास जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा। सिमिलरली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा ए स्क्वायर बाई ए नॉट स्क्वायर का डिवीजन, आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी आ गया। यू कैन सी हियर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, ये लैम्डा जो है इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट 2m v नॉट बाई क्रॉस स्क्वायर, एंड दिस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू e by v नॉट। नाउ यू कैन सी द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी E greater than v नॉट इनकाउंटरिंग अ बैरियर पोटेंशियल। अब ये बैरियर पोटेंशियल है एक तरह का इसके लिए। ओके, the particle is incident from the left, the wave undergoes reflection at the boundaries, and the transmitted wave emerges from the with the smaller amplitude। okay, ठीक है। अब ये एक्चुअली यहाँ पर मैंने नेट से उठाई है चीज़, यहाँ पे तो ए नॉट होगा, मैं यहाँ पे एक बार
चेंज कर देता हूँ, ए नॉट होगा यहाँ पे, एंड ये सी ही था आई नहीं, ये सी आ रहा है, बी जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये सी है और ये बी है, और ये हाँ ये डी था, ठीक है। तो वो मैंने नेट से उठाई थी, फिर उनके कॉन्स्टेंट्स अलग हैं, मेरे कॉन्स्टेंट्स अलग हैं। अच्छा, आपने देखा था कि जो एक तो इंसिडेंट वेव हो रही है दैट इज ए नॉट ई रेज़्ड पर आयोटा k1x, एक जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है दैट इज ए नॉट, सॉरी ए नॉट नहीं, ए आएगा, ई रेज़्ड पर माइनस आयोटा k1x। ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगी, है ना, एक वेव जा रही है एक वेव आ रही है, तो सुपर इम्पोज करेगी तो कुछ ऐसा बनेगी, ऐसी वेव बनेगी। आपने देखा होगा स्टैंडिंग वेव, हम अपना क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ते हैं वेव्स चैप्टर में, तो एक वेव जाती है एक वेव आती है, दोनों का सेम ही एम्पलीट्यूड होता है और सेम ही फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ही दोनों वो सुपर इम्पोज करती हैं स्टैंडिंग वेव नाम की वेव बन जाती है। यहाँ पे प्योर स्टैंडिंग वेव नहीं है ना, स्टैंडिंग वेव प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें वेव आगे तो जा रही है ना, आगे तो जा रही है वेव। तो ये कुछ तरह की हम कह सकते हैं स्टैंडिंग वेव की तरह कि दो वेव सुपर इम्पोज कर गई, इनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, मैं उनकी जैसे एनालॉजी लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि जो हमने इसका वेव फंक्शन है वो कैसे प्लॉट किया। इसमें एक चीज़ है कि आप पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो कि अगर पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो भाई वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर जाएगी, है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो वापस भी आ जाए, पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, है ना, ये उनके बैरियर पोटेंशियल में भी वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, अंदर जाके भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो रही बात जब आपकी एनर्जी जो है वो ई है वो ग्रेटर देन वी नॉट है। अगर एनर्जी लेस देन वी नॉट होगी, जो कि हमारे सन में हो रहा है, सन में भी वही चीज़ हो रही है, आपकी जो बैरियर पोटेंशियल है उससे एनर्जी कम है प्रोटॉन्स की, पर वो फिर भी फ्यूज हो रहे हैं। चलिए देखते हैं वो केस। नाउ व्हेन एनर्जी इज लेस देन वी नॉट, उस केस में होता है क्वांटम टनलिंग, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स मस्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स मस्ट क्लाइम द पोटेंशियल हिल टू अपीयर ऑन द अदर साइड। जाहिर सी बात है, अगर यार इसको पार करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तभी वो यहाँ पर आ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स अलाउज द इलेक्ट्रॉन्स विद लेस एनर्जी टू टनल थ्रू द बैरियर एंड अपीयर ऑन द अदर साइड। अच्छा भाई, क्वांटम मैकेनिक्स की लगी तो नहीं, वो कह रही है इसको पार करने की जरूरत है ही नहीं, मैं सीधा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, है ना। अच्छा, इसमें भी हम तीन ही रीजन होंगे, मतलब एक्चुअली मैं इसका डायग्राम बनाया नहीं, और देखा जाए तो इसमें कुछ सही भी चीज़ होगी। ये रहा हमारा बैरियर पोटेंशियल, है ना, ये हमारा x लेस देन 0, ये x ग्रेटर देन 0, ये इसकी मैं वेट से मान लेता हूँ, ये v0 है, और यहाँ पे बस एनर्जी यहाँ पे कम है v0 से। क्लासिकली ये तो भाई कभी पार नहीं कर सकते। अच्छा, इसके भी हम तीन रीजन होंगे, यहाँ पे भी आपको यार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगानी पड़ेगी, जो कि मैंने मतलब वो सेम ही डेरिवेशन है, वो मैंने नहीं करा है ना। खैर, जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के, वो आ रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो माना, बट ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहाँ से आ गया? दिस शोज दैट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज नॉट जीरो बट हैज फाइनाइट वैल्यू। ओके, now t is vanishingly small in classical limit because in that limit the quantity is 2mv0 a square by h cross square is extremely large, है ना यार। क्लासिकल जो पार्टिकल होता है उसका मास ज़्यादा होता है यार, है ना, तो डेफिनेटली वो क्वांटम टनलिंग नहीं दिखा सकता, उसके इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम होगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं दिखा सकता, बहुत कम चांसेस है जो वो दिखाएगा। अच्छा यार, हमने फिर इसका जो प्लॉट किया हमने, वेव फंक्शन है, प्लॉट किया हमने, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे सेम ही चीज़ हो रही है, जैसे ई ग्रेटर देन वी नॉट में था, वहाँ पे भी एनर्जी मतलब कुछ वेव जा रही है, कुछ वेव वापस आ रही है, और वहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है वेव्स का, तो वहाँ पे कुछ वैसी चीज़ बन रही है, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव। जो बीच में है वहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, एंड फिर जो ट्रांसमिटेड वेव वो दिख रही है आपको। ये थोड़ी बात है कि ये एब्जॉर्ब्ड वेव ये कैसे आ गई, कि एब्जॉर्ब कर ली बैरियर के अंदर चलेगी हमारी वेव, जो वेव फंक्शन है। ओके, तो क्लासिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट दिस क्वांटम मैकेनिक्स अलाउज दिस थिंग कि अगर आपकी एनर्जी कम है तो आप फिर भी इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हो। ये एक
एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेव फंक्शन है, एंड फिर से दोबारा ये एक ट्रांसमिटेड वेव की फॉर्म में आ गया। अगर ये बैरियर जो है ये 0 से लेकर ए, जिसकी थिकनेस है ए थिकनेस, अगर ये कम होगी, दैट इज नोन एज थिन बैरियर अप्रोक्सीमेशन, इन दैट केस दिस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू e raised per minus 2k2a, है ना। जो ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ये अप्रोक्सीमेटली e raised per minus 2k2a की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने देखा कि आपने जितने भी देखा एक स्क्वायर शेप्ड के थे आपके जो भी, है ना, ये कुछ ऐसे थे बैरियर पोटेंशियल्स। Now we'll see penetration of arbitrarily shaped barriers. अब एक arbitrarily shaped barrier है definitely, you can see ये एक potential function है v of x। अब आपका पार्टिकल है m जिसकी एनर्जी बिल्कुल कम है ना, कम ही है। यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ तो ज़्यादा है, बट यहाँ से देखा जाए इसके कंपैरिजन में तो कमी है। तो डेफिनेटली अगर मैं पार्टिकल यहाँ पे घेरता हूँ तो कभी आ ही नहीं सकता इधर, ओके। बट अगर हम उसमें देखें क्वांटम मैकेनिकली इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, एंड दैट यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज e raised per minus 2k2 into dx की इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। a to b क्या है एक्चुअली, ये लिमिट्स इसकी कहाँ से आएंगी, जहाँ पर ये एनर्जी जो है इसकी पार्टिकल की कट करेगी इस पोटेंशियल कर्व को, ओके। यहाँ से यहाँ इसकी लिमिट लेंगे, ओके। अब हमने मतलब मोटा मोटा देखा जाए क्वांटम टनलिंग के बारे में एक चीज़ से पता कर ली कि क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो टनलिंग प्रोसेस को दिखाते हैं, टनलिंग फिनोमेना को दिखाते हैं। अब सन में भी यही चीज़ हो रही है, ओके। अब सन में क्या हो रहा है, हमारे पास 2 प्रोटॉन है, अब सन में 2 प्रोटॉन फ्यूज करेंगे और ड्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, अब मैंने इसको डेफिनेटली जिसका वो पूरा जो रिएक्शन है वो नहीं दिखाया मैंने, इसमें जो निकल रहे हैं उसमें बीटा डी के हो रहा है ना, वो न्यूट्रिनो वो सब नहीं दिखाया मैंने बस हमको बस इसके जो न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात नहीं करें, हमको बस ये बात करनी है कि 2 प्रोटॉन फ्यूज क्यों हो रहे हैं। अब होगा क्या है, अब आपको पता है न्यूक्लियर फोर्सेस नाम के फोर्सेस होते हैं, है ना, जो कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बीच में लगते हैं। ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे आके लगते हैं, बट वहाँ तक आने के लिए पहले आपको कूलम्बिक पोटेंशियल को तो ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। बात तो समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। अब 2 प्रोटॉन हमारे पास, अब इनको फ्यूज़ होना है। अच्छा भाई, कुछ प्रोटॉन के पास एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो यहाँ पर आगे उन्होंने कूलम्बिक जो है ये बैरियर है उसको ओवरकम कर दिया, बस कुछ तो बेचारे हैं जो नहीं कम कर सकते, उसको वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, है ना। उनको भी तो मतलब फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स हैं, वो कहती है हम करते हैं आपका इंतजाम, आप चिंता मत करो। तो ये बैरियर तो ओवरकम नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्चुअली जो कूलम्बिक पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो हमारी थर्मल एनर्जी है कुछ की ज़्यादा है, बट कुछ की मोस्टली की कमी होती है प्रोटॉन्स की, वो इतनी नहीं है। तो क्वांटम कहती है मैं करती हूँ इंतजाम आपको, कोई बात नहीं। क्योंकि अच्छा हाँ एक बात यार, इसके बाद ना, क्योंकि जैसे इसको ओवरकम करेंगे यहाँ पे इसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करना शुरू हो जाएंगे, एंड वो अट्रैक्टिव होते हैं, फिर तो फ्यूजन आराम से हो जाएगा, है ना। बट वहाँ तक पहुँचे हो सही, फिर आती है क्वांटम मैकेनिक्स, वो कहती है आपको मैं एक सुरंग से पास करवाऊंगी, सुरंगी होगी एक तरह की, लिए क्वांटम टनलिंग हो जाती है वहाँ पे, है ना, कि आपकी एनर्जी उतनी है भी नहीं, ई इज लेसर देन वी नॉट, स्टिल पॉसिबल है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है कि आप इस रीजन में आ जाओगे, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के रीजन में आ जाओगे। अच्छा, आपने जो उसकी पोटेंशियल है वो नेगेटिव आप देख रहे हो ना, एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है उनकी एनर्जी ना, पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा। सो ड्यू टू दिस क्वांटम टनलिंग इफेक्ट, जो न्यूक्लियस है कैन टनल थ्रू दी कूलम बैरियर। आप निकाल भी सकते हो कितनी जो प्रोबेबिलिटी वो इस कहते हैं इस एक्सप्रेशन की मदद से आप निकाल सकते हो, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना है, और ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो, ओके। एंड जो हमारे फिर प्रोटॉन्स है वो बाइंड हो जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे, एंड फिर हमारा जो सन है वो चल सकता है आगे। एक्चुअली में टेम्परेचर ऑफ सन इज 1.5 into 10⁻⁷ केल्विन, एंड एवरेज एनर्जी प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो 1.9 keV है, एंड फॉर 2 प्रोटॉन्स इट विल बी 1.9 into 2 that is 3.8 keV, ओके। मतलब आप देखो कि सफिशिएंट एनर्जी के ना होने के बावजूद भी जो हमारे 2 प्रोटॉन्स हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, दैट इज ड्यू टू द क्वांटम टनलिंग फिनोमेना।
आप सोच सकते हैं कि क्वांटम टनलिंग फिनोमेना इतना कितना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे सन स्टार्स जलेंगे नहीं, और अगर सन ही नहीं होता तो हम भी क्या करते इस धरती पे, हम ही ना होते इधर। तो आप देख सकते हैं कि क्वांटम टनलिंग कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और इसका कहते हैं कई कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका बिग बैंग के साथ भी कुछ फिनोमेना है क्वांटम टनलिंग का। मेरे को इतना उसके बारे में आइडिया नहीं है इतना कि क्वांटम टनलिंग और बिग बैंग का क्या रिलेशन है। अगर उसके बारे में हुआ तो मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा था कि न्यूक्लियोसिंथेसिस पे भी बनाऊँ, इसके बाद ना न्यूक्लियोसिंथेसिस पे। ओके, सो आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो. Okay, see you in the next one.